आज हमारे बीच आईबी के रिटायर्ड ऑफिसर नहीं रहे। इन लोगों ने मेरे पिताजी को मार डाला। कि बेटे प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इसके बावजूद वहाँ के डॉक्टर्स, डॉक्टर मयूरी, डॉक्टर कौर, फ्लोर अटेंडेंट अफजल, उनको दया नहीं आई, उनको बिल्कुल दया नहीं आई। उन्होंने फ़ोन छीन लिया। उसके बाद ना जाने कितना रोए होंगे मेरे पिताजी, कितना रोए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे, लेकिन घर वालों से बात नहीं कराई। हाँ नहीं है तो अगर आप सच्चे हैं तो क्यों डर रहे हैं कैमरे के आगे? आपको जो बताना है सर को बताइए। सॉरी वाली बात नहीं सर। उन्होंने पहले ही मेरे फादर को मार दिया था। ये एक धंधा चल रहा है। मेरे को इतनी देर क्यों लगा रहे हो? देर नहीं लगा रहे। मैं हर चीज मानूंगा। क्या नाम है जी आपका? बाउंसर हो ना आप? क्या नाम है जी आपका? ठीक है, सिक्योरिटी इंचार्ज हूं, पता। सिक्योरिटी इंचार्ज है मेरे ड्रामा मत करो रे, ड्रामा मत करे। हॉस्पिटल है यो 4:30 हाँ मैं क्यों नहीं बनाऊंगा भैया? हाँ थानेदार ने बुला, मैं तो 100 नंबर पे डायल कर चुका हूँ पहले। और उसके बाद वो सीएमओ बोलता है कि आपके फादर एक्सपायर हो चुके थे। तो मैंने कहा फिर मुझसे साइन क्यों करवाए जा रहे थे? इन लोगों ने मेरे पापा का मर्डर किया है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये यहाँ पेशेंट्स को ले रहे हैं मारने के लिए। मैंने कहा तब कहाँ थे आप जब मेरे फादर का मर्डर किया आप लोगों ने? सारी परमिशन मिलेगी। क्या मेरे फादर से मेरे को मिलने नहीं दे रहे? हाँ तो क्यों नहीं अलाउड? मेरे फादर जिंदा है कि नहीं? मैं इस हॉस्पिटल की पोल खोलूंगा। डोंट डेयर टू टच मी। मेरे को हाथ मत कराना, मैन हैंडल मत करना। दे आर मर्डरर्स। दिस इज मिस्टर अफजल। मैं देखना चाहता ना कहाँ कहाँ स्टिचेस आए हैं। किडनी निकाली है, लीवर निकाला है, हार्ट निकाला है, क्या निकाला है? जब कोई अपना मरता है ना तो दर्द यहाँ होता है। आज हमारे बीच आईबी के रिटायर्ड ऑफिसर नहीं रहे, पर उनके पुत्र आज हमारे साथ हैं। बड़े दुखद की बात है कि वो तमाम घटना कैसे हुई जानना चाहते हैं। मेरा नाम विशाल शर्मा है। मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मेरे पापा एक ईमानदार कर्मठ इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। तो मुझे हॉस्पिटल भर्ती कर दिया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल। घर वालों ने मुझे ले गए वहाँ पर। और वहाँ पर आपको पता ही है, डॉक्टर्स जो हैं जाते ही ड्रिप लगा के वो शुरू कर देते हैं देना। उसमें उन्होंने मुझे तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स दिए और उन एंटीबायोटिक्स ने मेरे कफ को सुखा दिया। सूखने से HRCT रिपोर्ट आई और उसमें पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया मुझे। अब मेरे पिताजी टेंशन में, उनको भी बुखार आ गया। उनको बुखार आने के बाद आपको पता है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक कार्ड होता है CGHS कार्ड। और सबने सलाह दी आप भी हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि CGHS कार्ड में सारा इलाज फ्री होता है एकदम। उसी के कहने पर मेरे पिताजी मेरे जो घर के पास हॉस्पिटल था प्राइवेट, द पार्क करके, वहाँ पर गए। जाते ही उन्होंने एक RAT टेस्ट होता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो आजकल सबको भ्रमित करने के लिए लिया जा रहा है। जाते ही उनका सैंपल लेके उनको कोरोना पेशेंट डिक्लेयर कर दिया और बोला कि हमारी सेक्टर 47 गुरुग्राम में इसकी ब्रांच है जहाँ कोविड सेंटर है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस से उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया। मैं लाचार था, मैं हॉस्पिटल में था, मेरे को कोरोना पेशेंट बोल दिया था। पिताजी को एम्बुलेंस से उन्होंने सीरियस कोरोना पेशेंट्स के साथ एडमिट कर दिया
और वहाँ पर 2 दिन तक हमारी फ़ोन से बातचीत हुई। 2 दिन बाद उनका फ़ोन छीन लिया, पिताजी का फ़ोन छीन लिया। पिताजी का फ़ोन छीन लिया। और लास्ट उनकी वर्डिंग थी मेरे लिए कि बेटे प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इसके बावजूद वहाँ के डॉक्टर्स, डॉक्टर मयूरी, डॉक्टर कौर, फ्लोर अटेंडेंट अफजल, उनको दया नहीं आई, उनको बिल्कुल दया नहीं आई। उन्होंने फ़ोन छीन लिया। उसके बाद ना जाने कितना रोए होंगे मेरे पिताजी, कितना रोए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे, लेकिन घर वालों से बात नहीं कराई। आजकल ये धंधा चल रहा है, आपका परिजन अगर आपके पेशेंट से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो वो लोग कहते हैं नहीं, यू कांट एंटर दिस एरिया बिकॉज दिस इज़ आइसोलेशन सेंटर। और किसी को जाने नहीं दिया जाता, मिलने नहीं दिया जाता, और इसी का फ़ायदा हॉस्पिटल उठाता है। मुझे नहीं पता मेरे पिताजी के क्या ऑर्गन निकाल दिए मैंने, लेकिन मुझे लास्ट टाइम फ़ोन आया था हॉस्पिटल से। मैं बीच में बीमारी में भी गया, उन्होंने मुझे घर भेज दिया, नहीं आप कोरोना वार्ड में एंटर नहीं कर सकते। मैं उनसे लड़ा भी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे को मिलने नहीं दिया मेरे पिताजी से। बार बार आग्रह करने पे, बार बार रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने फिर भी मेरे फादर से मुझे मिलने नहीं दिया। और इस बीच मुझे लास्ट उनका कॉल आती है कि मिस्टर विशाल आप अटेंडेंट बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मैंने कहा क्या हुआ? और उसी दिन की बात है, मैं आपको बता दूँ, मेरे परिवार में से वहाँ हॉस्पिटल गई थी कि मेरे परिवार के मेरे रिश्तेदार हैं, वो रिलेटिव, वो वहाँ गए थे। उन्होंने बोला, डॉक्टर मयूरी जो है, उन्होंने बोला कि आपके जो पेशेंट हैं वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और वो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के अब सर्वाइव कर रहे हैं, आप इसको ले जा सकते हैं, पेशेंट को कल डिस्चार्ज करा सकते हैं। फिर उनका कॉल आया, मैं भागा, मैं जा ही रहा था क्योंकि 2 दिन पहले भी मैं हॉस्पिटल आया था। उन्होंने कहा था, उस टाइम डरा दिया कि क्या आपके घर ऑक्सीजन की व्यवस्था है? मैंने कहा अभी तो नहीं है। तो उन्होंने मुझे डराया कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी घर पे तो आपका पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि 20% चांस है उनके बचने के। तो मेरे को 2 दिन लग गए। आपको दिल्ली NCR का पता है, दिल्ली NCR में ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी शॉर्टेज है। मेरे को 2 दिन मैंने 30,000 में 2 छोटे सिलेंडर अरेंज किए कबाड़ी से लेके, और उनको फिल करवाया मैंने घर पे व्यवस्था की। और उस दिन मैं बहुत खुश था कि आज मैं पिताजी को डिस्चार्ज करा के घर ले आऊँगा, क्योंकि जैसे मैं ठीक हुआ, मैं होम क्वारंटाइन हुआ, मैं हॉस्पिटल्स के चंगुल से बाहर आया, मैंने होम्योपैथिक दवाई ली, 2 दिन में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट मेरे पास आ गई। मैंने ईश्वर को याद किया, ओंकार का जप किया, और 2 दिन में मेरा ऑक्सीजन 100 आने लगा पल्स ऑक्सीमीटर में। जब मैं ठीक हो सकता हूँ तो मैंने हॉस्पिटल वालों को बोला कि जैसे मैं ठीक होकर आया हूँ कोरोना पेशेंट, तो मेरे पिताजी क्यों नहीं आ सकते? होम क्वारंटाइन सरकार बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है, यू हैव इक्वल राइट टू टेक योर पेशेंट टू होम। लेकिन उनको ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में रखा गया। ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में, ये कहाँ का न्याय है बताओ? एक पेशेंट रो के चिल्ला रहा है हॉस्पिटल वालों से, डॉक्टर से, कि प्लीज़ मुझे घर जाना है, मेरे बेटे के पास जाना है। मैं भी जैसे मेरा बेटा ठीक हुआ है वैसे ठीक हो सकता हूँ। पता नहीं क्या क्या बोला होगा उन्होंने। और उसके बाद मैं आपको कहानी बताता हूँ। मैं जब हॉस्पिटल पहुँचा, उन्होंने बोला आप इस पे साइन कर दीजिए पेपर्स पे। मैंने कहा क्यों? कह रहे उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया और उनका सर्जरी करनी है। मैंने कहा अभी तक तो ठीक थे, शाम को ही मेरा एक परिजन मिल के आया, आपने बोला है वो बिल्कुल ठीक है, आपने खुद एक्सेप्ट किया है, तो अब उनको एकदम कार्डियक अरेस्ट आया, मैं नहीं मान सकता। मैं बिना अपने पिताजी को देखे एक कागज़ पे कुछ भी साइन नहीं करूँगा। तो उन्होंने मेरे को डराने के लिए बाउंसर, जो आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तगड़े तगड़े लड़के रखे होते हैं, वो बुला लिए। वो मुझे धमकाने लगे लोकल लैंग्वेज हरियाणवी में
कि क्यों रोला मचा रहा है। मैंने कहा मेरे पिताजी मुझे नहीं पता जिंदा हैं कि नहीं है, इन्होंने मुझे दिखा नहीं रहे, मैं इतने दिन से आ रहा हूँ वो आ रहा हूँ। कह रहा है यहाँ शोर मत मचा रिसेप्शन में, मुझे धमकाया। इसके बावजूद भी मैं नहीं माना। जब मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया वीडियो, मैंने कहा मैं इस हॉस्पिटल की पोल खोलूँगा। डोंट डेयर टू टच मी, मेरे को हाथ मत कराना, मैन हैंडल मत करना। तो मेरे एक दोस्त ने कैमरा पकड़ा था, मेरी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। और उसके बाद ये सारे नाटक बना रखा है। एक होटल है, एक व्यापार है, प्राइवेट हॉस्पिटल, एक बिज़नेस बना रखा है, उसमें फ्लोर मैनेजर्स अपॉइंट किए हुए हैं। वो आ गए मुझे बोलने लगे सर आप प्लीज़ ऐसा मत करो। मैंने कहा क्यों ना करो, मेरे को अभी मेरे पिताजी से मिलना है। बिना पिताजी से मिले मैं एक डॉक्यूमेंट में क्यों साइन करूं? ये मेरा हक है। मैं भी जैसे आपका हॉस्पिटल स्टाफ, क्लिनिक स्टाफ पीपीई किट पहन के वार्ड में जा सकता है, तो मैंने पीपीई किट परचेज़ की हुई है, मेरे हाथ में है, तो मुझे जाने दो ना। मैं भी तो पीपीई किट पहन के अंदर जा सकता हूँ। लेकिन वो नहीं माने। फिर मेरा मीडिया के मैंने वीडियो पे बोला कि मैं मीडिया को बुलाऊंगा, तो उन्होंने लोकल थाना जिनसे उनका संपर्क था वो पूरी पुलिस बुला ली। मैंने उनसे बोला सर मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक आए थे, उन्हें ज़रा सा एक हल्का सा बुखार था, इन लोगों ने उनका फ़ोन छीन लिया 2 दिन बाद और मुझे उनसे मिलने नहीं दिया। तो इसमें बताओ क्या कसूर है? पुलिस वालों ने उस समय वे बात समझी थोड़ी, तो हॉस्पिटल को मेरे सामने उनको सीएमओ को जो ऑन ड्यूटी था उसको बोला कि भाई ये तो गलत किया आपने। तो उनके कहने पे सीएमओ भागा भागा वार्ड में गया और नीचे आके मुझे बोलता है विशाल जी मैं आपको बता दूं आपके फादर नहीं रहे। अब बताते हैं मतलब हाँ। पहले बोले कि साइन कर दो, फिर हाँ बाद जी। मतलब मेरे को लगता है पिताजी की डेथ पहले ही कर दी थी इन लोगों हाँ, उन्होंने पहले ही मेरे फादर को मार दिया था। ये एक धंधा चल रहा है। और उसके बाद वो सीएमओ बोलता है कि आपके फादर एक्सपायर हो चुके थे। तो मैंने कहा फिर मुझसे साइन क्यों करवाए जा रहे थे? कि वो लोग सेफ हो जाए मार के। क्योंकि सीजीएचएस मैं गुजारिश करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो सरकार है उससे, गवर्नमेंट से, कि प्लीज़ आप अपने एक बार हॉस्पिटल को चेक कीजिए जो बिल पे बिल आपको दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये मुर्गा आया है कटने के लिए। गवर्नमेंट से हमें पैसा मिलेगा, उन्होंने सेटिंग करी हुई है सारी, गवर्नमेंट ऑफिसर से सेटिंग की हुई है कि आपका जो पैसा है एकदम पास होता है। प्राइवेट में कोई सरकारी कोई भी मुलाजिम जाता है उसको एकदम पैसा पास होता है। उन्हें पता है कि हमें और लोगों से वो पैसा नहीं मिलेगा, जो इसको हम ज़्यादा दिन रखें हॉस्पिटल, जितना हो सके सर्जरी, क्योंकि उन्हें एक दिन का रखने मात्र का 30,000 रुपीज़ मिलता है। और वो बिल पे बिल बनाते हैं कि फ़लाने टेस्ट करो। रोज़ इतनी बार पेशेंट के साथ क्या अन्याय होता है, उसको रोज़ कुरेदा जाता है, कितने ब्लड सैंपल लिए जाते हैं। जो वही सीईओ जिनके कमरे पे मैं दुहाई मांग रहा था हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल की, वही सीईओ मुझे कमरे में बोलता है कि विशाल जी प्लीज़ हमारी एक बार बात तो सुनो। मैंने कहा तब कहाँ थे आप जब मेरे फादर का मर्डर किया आप लोगों ने? वो रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। मैंने कहा अब मैं आपसे कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं कोर्ट में मिलूंगा आपसे। उन्होंने मेरे को पटाने की कोशिश की, ऑफ़र देने की, मैंने नहीं एक्सेप्ट की। सारे 6 पुलिस ऑफिसर थे रूम में, उनके सामने मैंने बोला अब बॉडी का पोस्टमार्टम ही होगा। लेकिन आगे का सीन मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है अब आपकी जैसी इच्छा। तो उनको मजबूरीवश बॉडी को, अब पोस्टमार्टम का ये प्रक्रिया होती है कि जब चीफ मेडिकल ऑफिसर आपको बोल देता है, आपके साथ जो लोकल थाना है उसकी पुलिस टीम को जाना पड़ता है और वही उनकी निगरानी में ही पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि उस प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता, वो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ होता है जो उनकी मॉर्चरी होती है। लेकिन इन्होंने क्या गेम खेली, मैंने कहा
मेरे को पीपी किट पहन के अभी मॉर्चरी में बॉडी देखनी है, क्योंकि उसके बाद पता नहीं तुम क्या कर दो। मेरे को उनकी बॉडी सही सलामत है, उनके कोई पार्ट्स नहीं निकाले, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे देखना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, तब भी मुझे पीपी किट मैंने पूरा पहना हुआ था, पूरे प्रिकॉशन से, कोविड के जो गाइडलाइंस थी मैंने पूरी फॉलो की। मैं हॉस्पिटल गया, उन्होंने सिक्योरिटी बुला ली कि आप एंटर नहीं कर सकते। मैं फिर ज़बरदस्ती एंटर किया, लेकिन अंदर का मंजर देखिए। मेरा कैमरा था। जो ये लोग बोलते हैं, डराते हैं कि यू कांट एंटर दिस आइसोलेशन वार्ड विदाउट वियरिंग पीपी किट, अंदर किसी ने भी पीपी किट नहीं पहना था। हॉस्पिटल स्टाफ, लड़के लड़कियां जो सो कॉल्ड फ्लोर मैनेजर्स कहते हैं अपने आप को, वो अंदर पिज़्ज़ा खा रहे थे। ये लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। मैंने पूरा वीडियो शूट किया, मेरे पास सारे सबूत हैं। Murdered my father. This is cafeteria near so-called isolation center. No one is wearing PPE kit. मोर्चरी, जिसको मुर्दा घर बोला जाता है, और कोविड का लाश वहाँ पर आती है, उसके बगल में कैफेटेरिया। मेरे पास प्रमाण है, वीडियोज़ हैं। और वहाँ पर वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। अरे तुम्हें दया नहीं है, कसाई हो तुम। बाहर जो परिवार वाले दुहाई मांग मांग के जा रहे हैं, तुम मुझसे मिलने नहीं दे रहे। अंदर का पूरा सीन, मंजर मैंने कैमरे में कैद किया। उन्होंने सिक्योरिटी बुलाई तुरंत, और मेरे पापा की बॉडी को मुझे बिना दिखाए मोर्चरी से ऊपर एक मशीन लगाई हुई है, बॉडी को ऊपर ट्रांसफर करके एम्बुलेंस में बाहर निकाल दिया, क्योंकि कुछ तो साथ होगा प्रशासन का, और सीधा मोर्चरी पहुंचा दिया। क्यों मुझे वीडियो शूट नहीं करने दी? एक्चुअल पोजीशन क्या थी बॉडी की, मैं देखना चाहता ना कहाँ कहाँ स्टिचेज आए हैं। किडनी निकाली है, लीवर निकाला है, हार्ट निकाला है, क्या निकाला है? बीइंग अ सन, मेरा पूरा राइट बनता है, बॉडी, मृत शरीर का तो राइट बनता है। और ये क्या धंधा चला रखा है कि बॉडी बिल्कुल पैक रहेगी। कोरोना काल में पुलिस वाले ही उसका पोस्टमार्टम करेंगे शमशान घाट में, वो अंतिम क्रिया करेंगे, क्रिमेशन। ये हक किसने दिया? कोरोना बोल के कोई डर गए, सब लोग पैनिक क्रिएट कर दिया, और कोई पास नहीं जा रहा मृत शरीर के। उसकी अंत्येष्टि करने का भी अधिकार नहीं है एक बेटे को, पुलिस वाले उसका करेंगे। क्यों? पूरी जीवन मेरे पिताजी ने मेरी मलमूत्र उठाए, पोटी शिशु उठाया, जीते जी उन्होंने मेरी कौन सी विश थी जो डिज़ायर मेरी पूरी नहीं की। मैंने बोला मैंने एमबीए करना है, उन्होंने करवाया। मैंने बोला मेरे को कार चाहिए, उन्होंने उसी टाइम दिलवाई। मेरी कौन सी इच्छा उन्होंने पूरी नहीं की? तो एक बेटे का कर्तव्य नहीं है उनकी अंत्येष्टि करे वो अपने सनातनी रीति रिवाज से, या कोई भी किसी रिलीजन को मानता हो, क्या उसका हक नहीं है वो उसको दफनाए अपने रीति रिवाज से? जो कफ है आपके शरीर में, विंटर्स में आ गया, कोल्ड हुआ आपको, तो वो अब बाहर, आयुर्वेद कहता है इसको बाहर निकलना चाहिए संचित कफ को। लेकिन एलोपैथी क्या करती है? एंटीबायोटिक्स देती है, जो आपकी कफ को अंदर सुखा देती है, वो दबाती है चीज़ों को, और फिर कहती है एक्सरे कराओ, HRCT कराओ जल्दी से। मेरा कराया, तो वो कराने पे आपको फेफड़े दिखाती है, देखो ये तो 90% ब्लॉकेज है, ये तो बचेगा ही नहीं, ऑक्सीजन लगाओ जल्दी से वेंटिलेटर पे। अरे भले मानुष, जब तुमने कफ को एंटीबायोटिक दे के पहले 8-10 दिन उसको दे के, ड्रिप चढ़ा के, इंजेक्शन के थ्रू आपने उसको सुखा दिया, तो फेफड़े तो ब्लॉक के दिखाई देंगे। स्वाभाविक सी बात है। आप एग्री है मेरी बात से? जी सही है।
ब्लॉक दिखाई देंगे, सीधी बात है, कफ जम जाएगा। और आयुर्वेद कहता है इस संचित कफ को बाहर निकलना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। सवाल उठता है, बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी पढ़ा है साइंस, पढ़ा है, इसी साइंस से सीखा है कि हमारी नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और हम अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेंगे तो उसका इन्फेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, अंदर क्या गुलाब के फूल खिलेंगे। उसके बाद एक मास्क से इनको एक मास्क लगा के कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसाया, आप बोलते हैं डबल ट्रिपल मास्क लगाइए। आदमी 4-4 मास्क लगाएगा तो फिर ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम नहीं होगा। इतना साइंस, इतना ये लोग बचपन से जो साइंस पढ़ाया है इन लोगों को इतना भी नहीं सोचता है कि तुम लोग किस स्तर पे जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो लोगों के साथ। वही कार्बन डाइऑक्साइड तो बार बार अंदर लोगों को घुसवा रहे हो। जिस साइंस को तुमने पढ़ा, जिस साइंस को तुमने अपने लड़कों को पढ़ाया, जिस साइंस के बल पर तुम ये भौंकते हो कि हम आज मॉडलिस्ट हैं, हम आज प्रोफेशनल बन गए हैं, और वही साइंस का जब खेल तुम्हारे ऊपर खेला जाता है तुम उसकी खुलासा की पॉलिसी भी नहीं जान सकते हो कि तुमको कार्बन डाइऑक्साइड ही अंदर घुसवाई जा रही है। इतना मास्क लगवा दिया कि यार बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, आप ढूंढते फिरो सिलेंडरों को, लेते फिरो अपने घरों में, डालते फिरो सिलेंडर, लो आप ऑक्सीजन जाके हॉस्पिटलों में जाओ, वेंटिलेटरों में, जहाँ पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा, किया जा रहा है। थोड़ा साइंस लो, भगवान ने इतनी प्राकृतिक चीज़ बनाई ऑक्सीजन, उसको भी तुमने कार्बन डाइऑक्साइड थोप के अंदर। भैया वायरस की भी एक लैंग्वेज होती है, बैक्टीरिया की भी एक लैंग्वेज होती है, कोरोना की भी एक लैंग्वेज होती है। यहाँ दमा का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, आप उसको भी 4-4 मास्क ठुकवा रहे हो। वो बेचारा कोरोना से मरेगा तो 1 साल के बाद, वो अभी 2 दिन में मर जाएगा बेचारा। ये क्या लॉजिक है यार, ये सोचने की बात है उन लोगों के लिए जो अपने आप को बड़ा मॉडलिस्ट बताते हैं, बड़ी बड़ी जर्नलिस्ट की, बड़े बड़े साइंटिस्ट की और बड़े बड़े डॉक्टर की डिग्री ले घूम रहे हैं। अपने बच्चों के साथ वो अत्याचार कर रहे हैं, वो अपने साथ अत्याचार कर रहे हैं। क्या लगता है तो 4-4 मास्क लगा के डॉक्टर घूमते हैं, क्या जिंदा रह जाएंगे? या 4-4 मास्क लगा के जो पुलिस वाले 3 स्टार जो हुकूमत जताते हैं जनता के ऊपर, वो जिंदा रह जाएंगे? आज उनसे उनकी हालत पूछो। घर में जाते हैं तो बेड में लेटने से पहले कुत्ते की तरह हाँफते हैं। क्यों हाँफते हैं? क्यों? क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। कहाँ से लाएंगे ऑक्सीजन लेवल? फिर जाओ हॉस्पिटल में भर्ती हो, मरो। ये जो मरने के आंकड़े बन रहे हैं, ये हमने नेचुरलिटी के साथ खिलवाड़ किया है, उसकी आज देन है। इसके प्रति जागिए। मैं सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं सच के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। जागिए। आप लोगों ने ऋषि मुनियों से ज्ञान लिया है, संतों से ज्ञान लिया है, आयुर्वेदिक शास्त्र आपने पढ़े हैं, आयुर्वेदिक सिद्धांतों पे आप लोग चले हैं, क्यों गला घोंट रहे हैं एलोपैथिक के चक्कर में? आप कम से कम अपनी नेचुरलिटी को तो पहचानिए। क्या इस देश में कुत्ता वो मास्क तो नहीं लगाता? अरे इस देश में कई ऐसे गरीब बेचारे घूमते रहते हैं जो बेचारे 10-10 दिन तक नहाते नहीं हैं, उनको क्यों नहीं कोरोना होता है? यहाँ 4-4 मास्क तुम अभी लोगों को, एक छोटे छोटे विद्यार्थियों को, अस्थमा के पेशेंट को 5-5 मास्क लगवा रहे हो। क्या ये क्या है लॉजिक है? अरे मास्क का भी तो कोई लॉजिक होता है, मास्क की भी तो कोई गाइडलाइंस होती हैं। कैसा एकदम मेरे को तो आश्चर्य उन लोगों के लिए ऊपर लगता है कि जो साइंस पढ़े हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि आप पढ़िए, साइंस पढ़िए, आप वो कैसा गुड़ गोबर कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। देखिए, मैं एक प्रार्थना करूँगा सभी से कि कम टू योर दैट वैदिक पीरियड, जो हमारे ऋषि मुनि संतों ने जो खोजें की, आप उसी प्राकृतिक चीज़ को अपनाएं। अभी प्राणायाम कीजिए, आयुर्वेदिक, जिसको डर है कि मुझे कोरोना हो गया है, वो आयुर्वेद काढ़ा पिया। जैसे मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया था तो मैंने क्या किया, आयुर्वेदिक काढ़े पिए, गर्म पानी पिया। होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30C और जिलसेमियम पेरवाइंस 30C, ये काफ़ी हैं फीवर उतारने के लिए और कोरोना का सिम्टम्स भगाने के लिए। मैं 2 दिन में इन्हीं के सारे कोविड नेगेटिव डिक्लेयर हुआ। तो मेरी प्रार्थना है सभी से कि हॉस्पिटल की शरण मत जाइए, प्रभु की शरण जाइए। जिस किसी को भी आप मानते हैं, आप प्लीज़ उस पे शरण कीजिए। और जो हमारा पुरानी संस्कृति है हमारी, कि जैसे आपके घर में ही उपाय है, हल्दी, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, इसका काढ़ा पीजिए आप। मैंने पिया, मैं 2 दिन में ठीक हो गया। गर्म पानी पीजिए। और ऑक्सीजन, हाँ ये बहुत भ्रांति है। मैं 2 दिन भटका था, 30,000 में 2 छोटे सिलेंडर मैंने कबाड़ी से लिए। उसका भी एक उपाय है, कपूर
कैम्फर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, लॉन्ग क्लोव, ग्रीन कार्डमम, हरी इलायची और अजवाइन, इनकी आप छोटी सी पोटली बना दीजिए जैसे मैंने किया। वो अपने रिस्ट पे बांधिए, रिस्ट बैंड की तरह, और उसको हर 5 मिनट 2 मिनट में सूंघिए। आपका ऑक्सीजन लेवल 100 आ जाएगा। जो सैचुरेशन लेवल है पल्स ऑक्सीमीटर में वो 100 आ जाएगा। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक वे है और आपकी किचन में है। एक ह्यूमन बॉडी की, आई एम टेलिंग इन द वे ऑफ मॉडर्न साइंस, एक ह्यूमन बॉडी की दिन में कितनी बार फ्लक्चुएशन होती है। शुगर अप लेवल होता है, बीपी अप लेवल होता है, हाई बीपी लो बीपी होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन लेवल भी ऊपर नीचे होता है। इससे डरने की क्या ज़रूरत है, ये तो नेचुरल बॉडी की प्रक्रिया है। आप धूप में से आएंगे, आपका बीपी तेज़ होगा, ये हर कोई जानता है। आयुर्वेद कहता है 3 तरह की प्रकृति होती है हर किसी इंसान की, वात पित्त कफ। किसी में वात की प्रधानता है, किसी में पित्त की, किसी में कफ की। तो जब ऋतु परिवर्तन होता है तो ये एक फीवर जो होना स्वाभाविक है। ऐसा लॉजिक है, क्यों नहीं लोग समझ रहे अपनी संस्कृति को। सर्दी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता तो है, सब निकलता ही है बाहर। हाँ बिल्कुल निकलता है। और इसको पहले मॉडर्न साइंस न्यूमोनिया बोलती थी, तो भले आज न्यूमोनिया कोविड कैसे बन गया, सोचने की बात है, विचारने की बात है। आज वो कोविड कैसे बन गया, बहुत सोचने की बात है। ये वो लोग मत सोचें कि आप आम जनता के ऊपर तो अपनी डंडा कस सकते हैं, उनके ऊपर नियम कानून लाद सकते हैं, लेकिन ये प्रकृति का डंडा है। ये वो विधायक, वो सांसद जो आज अपने आप को सेफ समझ रहे हैं, कल के दिन उनके साथ भी यही होने वाला है। बॉडी में ऑक्सीजन लेवल तो आप घटा नहीं सकते ना, वो तो घटेगा ही। जब आप मास्क पहनेंगे, आप विधानसभा में जाएंगे, किसी से मिलने जाएंगे, आप मास्क पहन ही रहे हैं, तो स्वाभाविक ही आपका ही बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम होगा। और जिस दिन कम होगा उस दिन हॉस्पिटल जाएंगे, फिर आपको भी पता चलेगा कि वहाँ पर क्या क्या होता है। और तब आपको याद आएगा कि मेरे नीचे इतने गरीब लोग जो तड़प तड़प के मरे हैं, इनकी आहें आपको फील होंगी। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि हम सेफ हैं, हम सुरक्षित हैं, हम बड़े लोग हैं, हम बच जाएंगे। ये प्रकृति का डंडा है भाई साहब, ये अच्छों को नहीं छोड़ेगा। बचेंगे तो वो लोग जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, उनके प्लान चल रहे हैं, उनके प्लान के अनुसार देश चल रहे हैं, उनके प्लान के अनुसार बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं। वो तो राजा हैं, वो तो बचेंगे ही। वो आविष्कार करते हैं बड़े बड़े वायरसों के, वो आविष्कार करते हैं परमाणु बम के, वो आविष्कार करते हैं बड़ी बड़ी मिसाइलों के, वो आविष्कार करते हैं विचार के, और वो आविष्कार करते हैं विचार को थोपने के। वो तो बचेंगे ही। लेकिन आप लोग जिनके चंगुल में चलकर इसको अंजाम दे रहे हैं ना, अगर आप लोग सोचें कि हम सेफ रहेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है भाई साहब। उसमें नेता भी आते हैं, अभिनेता भी आते हैं, पत्रकार भी आते हैं, सब आते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की मिलिट्री भी आती है। इस देश को किस एंगल से खोखला किया जा रहा है, ज़रा आप सोचिए। सोचने का वक्त है ना, तो ये समय भी आपके पास नहीं रहेगा। दोस्तों, हमारा आज संवाद प्रोग्राम बड़ा दर्द था जो हमने आपके सामने रखा। पिताजी के आपका शरीर छूटा, 2 मिनट के लिए थोड़ा सब शांत, कुछ सेकंड के लिए हम लोग शांत हो जाएंगे कि पिताजी की आत्मा को शांति मिले, और जो हमारे साथ जो गरीब लोग हैं उनके साथ जो हो रहा है उनकी भी आत्मा को शांति मिले। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक लीजिए इजाज़त हमें। नमस्कार।